हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 12 मैथ्स स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्लास 11 में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़े थे उन सभी कंसेप्ट्स को हम फटाफट इस वीडियो में रिवाइज करेंगे, ताकि 12th क्लास में जब आप कैलकुलस के पोर्शन को पढ़ो ना तो आपको कोई समस्या ना जाए, क्योंकि 12th क्लास में कैलकुलस का पोर्शन एग्जाम में 35 मार्क्स कंटेन करता है, राइट। और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हमको एकदम बेसिक से आना चाहिए ताकि उस कैलकुलस के पोर्शन को हम स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिट, और इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में भी, ठीक है। अब लिमिट याद रखिएगा, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, डायरेक्टली अपन इस पे आते हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपकी बराबर हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आपके लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल टू a एग्जिस्ट करेगी इफ लिमिट x टेंस टू a डैश f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू l। मतलब दोनों आपस में बराबर है। किसके बराबर है? सपोज l के बराबर है। बराबर है तो कुछ तो नंबर आया होगा, ठीक है। तो जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, ये तो मैंने लिखा है कि क्या आउटपुट आया, इफ दे आर इक्वल तो कुछ तो आया होगा ना, वो नंबर क्या है, तो वो नंबर यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है किसी भी पॉइंट पे? लिमिट तब एग्जिस्ट करती है किसी भी पॉइंट पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में कैसे हो जी? बराबर हो, ठीक है, राइट। अब ये डैश और ये प्लस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप कहाँ से अप्रोच कर रहे हो। लिमिट x टेंस टू a डैश रिप्रेजेंट करता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो। लिमिट x टेंस टू a प्लस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो। तो आप कहीं से भी अप्रोच करो अपने फंक्शन को, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से, अगर उसकी लिमिट सेम है, बराबर है, तो आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो इफ LHL इज इक्वल टू RHL, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, तो अगर LHL RHL के बराबर है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब लिमिट एग्जिस्ट करी तो कुछ वैल्यू भी आएगी उसकी, तो मैंने कह दिया वो l के बराबर है, ठीक है। वैल्यू आई ना, आपने फंक्शन में डाला उस लिमिट को तो कुछ आउटपुट मिला, मैंने कह दिया वो आउटपुट l है। इसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी वैल्यू निकालोगे। कैसे वैल्यू निकालोगे? अब 2-3 तरीके होते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दोगे, या फिर आप फैक्टराइजेशन करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे, या फिर कुछ थ्योरम्स लगाओगे लिमिट की, उससे निकाल लोगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे अगर मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x क्या होगा? l के बराबर होगा। l मेरा कोई आंसर है, ठीक है। क्लियर है सबको? तो इस पेज में से बस आपको ये समझना है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसके बाद हमको डिस्कस करना है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। तो यहाँ पे देखेंगे आप, बेसिकली इसमें हम लिमिट का ना अलजेब्रा डिस्कस करेंगे। देखो, अगर कोई दो फंक्शन आपके प्लस में है और बाहर एक कॉमन लिमिट लगी है, तो मैं इन लिमिट को ना ऐसा अलग अलग कर सकती हूँ। ये लिमिट इसकी भी होगी प्लस ये लिमिट इसकी भी होगी, तो इसको ना मैं इस तरीके से तोड़ के लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर दो फंक्शन मेरे ऐसे सब्ट्रैक्शन में है, एक कंबाइन करके कॉमन लिमिट बाहर लगी है, तो इसको भी मैं ऐसा अलग अलग तोड़ के लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये जो लिमिट है मेरे फंक्शन f ऑफ x की भी है और g ऑफ x की भी है, बीच में माइनस का साइन है, हमने माइनस बना दिया। अब अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट मेरे फंक्शन से मल्टीप्लाइड है और इस तरीके से लिमिट लगी है, तो ये जो कांस्टेंट है ये इस लिमिट से बाहर आ जाता है और लिमिट आपके इस फंक्शन में लग जाती है। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। c बाहर आ जाएगा, लिमिट फंक्शन पे लगा दिया आपने, ठीक है। अब मान लीजिए कि दो फंक्शन आपके इनटू में है और कंबाइन करके हमने एक लिमिट लगाई है, तो यहाँ पे भी हम अपने लिमिट को तोड़ सकते हैं। लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x कर दो इनटू लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, तो वो दोनों की लिमिट है, दोनों इनटू में थे, लो हमने बाद में उनको इनटू करके लिख दिया। इसी तरीके से यार अगर डिवीजन में होगा तो लिमिट नहीं लगेगी क्या? बिल्कुल लगेगी। अगर दो फंक्शन इस तरीके से डिवीजन में है, लिमिट लगी है, तो यहाँ पे भी आप इन लिमिट को अलग अलग करके लिख सकते हो। लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, प्रोवाइडेड कि आपका जो g ऑफ x पे ये लिमिट रखने पे ये जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हुआ तो समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्लियर है? तो ये कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हो गया लिमिट के ऊपर, या फिर मैं कहूँ अलजेब्रा ऑन लिमिट्स हो गया।
अब बात करते हैं कि यार लिमिट एग्जिस्ट तो कर गई, कब करती है लिमिट एग्जिस्ट? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो ना। हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, है ना, एग्जिस्ट कर रही है तो कैलकुलेट कैसे कराओगे? जैसे फर्स्ट पेज में मैम आपने लिख दिया कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो कैलकुलेट करने के लिए आपने लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। अब कैसे आया ये एल, कैसे कैलकुलेट करना है, हाउ टू इवेल्युएट? तो इवेल्युएशन करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका आप देख सकते हो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगता है, इसका कुछ रूल है। रूल क्या कहता है कि अगर आपका फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल मुझे x इज इक्वल टू ए पे लिमिट कैलकुलेट करना था, राइट? सो पुट x इज इक्वल टू ए इन द गिवन फंक्शन। जो भी आपका फंक्शन है उस फंक्शन में x की जगह पे a रख दो तो f ऑफ a बन जाएगा। अगर f ऑफ a आपका डेफिनेट वैल्यू कंटेन करता है, डेफिनेट वैल्यू कंटेन करता है मतलब क्या, वो 0/0 फॉर्मेट का नहीं बनता, ठीक है? या तो आपका ये डिनोमिनेटर में 0 अगर आ गया तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया नॉट डिफाइन, या फिर ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आ गया नॉट डिफाइन। तो आप ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कब कर सकते हो? जब आपको ऐसा ना मिले, ठीक है? जब आपको इस फॉर्मेट में नहीं मिल रहा तभी आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। कैसे करते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन? x की जगह पे लिमिट रख दो। फॉर एग्जांपल मान लो f ऑफ a मेरा डेफिनेट वैल्यू है, मुझे 0/0 फॉर्मेट नहीं मिल रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अगर मुझे कैलकुलेट करना है, जस्ट मुझे अपने x की जगह पे a रख देना है, दैट्स इट, मेरा आंसर आ गया। क्लियर है सबको? तो वो जो l आया था कैसे आया, इस तरीके से आया। क्लियर है? डन एवरीवन? ठीक है, सब अच्छा है यहाँ पे? सो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब आपको 0/0 फॉर्म ना मिले, आपका डिनोमिनेटर 0 ना मिले। अगर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 0 हो गया, मतलब न्यूमरेटर में अकेला 0 होगा तो चलेगा, ठीक है? अकेला 0 होगा तो नो समस्या न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो बड़ी समस्या है। और अगर मान लो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, और भी बड़ी समस्या, ठीक है? अकेला न्यूमरेटर में 0 नो प्रॉब्लम, 0/0 इज अ प्रॉब्लम, समथिंग अपॉन 0 इज अ प्रॉब्लम। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है आपके क्वेश्चन में तो जस्ट x को रिप्लेस करो a से और आपकी लिमिट कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है? ओके मैम, एक एग्जांपल बताओ मैम। चलो एक एग्जांपल बनाते हैं, अपन खुद से बना लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x। लो बेटा, ये बनाया मैंने एक क्वेश्चन, ठीक है? इसका लिमिट निकालना है। हाँ तो मैम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, ठीक है? कैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन? x की जगह पे 0 रख दो। तो x की जगह पे 0 रखोगे तो क्या आएगा, ये sin 0। sin 0 क्या होता है जी, 0। तो इसका आंसर क्या आया, 0। न्यूमरेटर में अकेला 0 आए दिक्कत नहीं है, परंतु 0/0 आ रहा है, समथिंग अपॉन 0 इज अ समस्या। अगर ऐसी समस्या होती है तो ये मेथड नहीं लगा सकते, ठीक है? क्लियर है? नॉर्मल कोई समस्या तो नहीं। अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन बना दे हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 x + 1, बताओ भैया इसकी लिमिट क्या होगी? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो आप, x की जगह पे 1 रखो, सो 1 + 1 तो यार 2 होता है, खत्म कहानी। एक ये तरीका हो गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अब मान लो यार इतना आसान तो नहीं है, है ना? इतना आसान तो नहीं है। मान लीजिए कि जो आपका ये f ऑफ a है, जो आप ये सपने बना रहे थे डायरेक्ट लिमिट रखने का, अगर ये f ऑफ a इनडिटर्मिनेंट हो गया, इनडिटर्मिनेंट मतलब 0/0 ∞/∞, अगर ये f ऑफ a आपका इनडिटर्मिनेंट हो जाता है, अगर आपको ये 0/0 या फिर समथिंग बाय 0 या फिर कुछ ∞/∞ इस तरीके का अगर कुछ मिल जाता है, तो ऐसे केस में कैसे लिमिट निकालेंगे मैम? ऐसे केस में लिमिट लगाने के लिए हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ मेथड होते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। आप फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपका f ऑफ a इनडिटर्मिनेंट हो जाता है। अगर मान लो फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा तो भैया आप रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो। रैशनलाइजेशन के थ्रू भी आप बहुत आसानी से लिमिट निकाल सकते हो। और फिर अगर मान लो ये दोनों ही नहीं हो रहे तो हमारे पास यार इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं लिमिट्स के। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मतलब हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज की हेल्प से हम अपना लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरा f ऑफ a मतलब लिमिट रखने पे, अपने फंक्शन में उस a को रखने पे विच इज़ अ लिमिट, मेरा जो f ऑफ a है वो इनडिटर्मिनेंट हो रहा है, 0/0 हो रहा है, तो ऐसे केस में लिमिट निकालने के लिए मेरे पास ये तरीके हैं, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन एंड सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन लिमिट। ठीक है, एक एग्जाम्पल दो मैम। जैसे ये एग्जाम्पल है, आपको इवेल्युएट करना है लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 9 डिवाइडेड बाई x - 3। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का प्लान बनाया तो देखो हमारा प्लान कितने गंदे तरीके से फ्लॉप होने वाला है। हमने यहाँ पे रखा सो दिस इज 3 का स्क्वायर 9 - 9, यहाँ रखा 3 - 3। ओ भाई ये तो 0/0 हो गया, ये तो इनडिटर्मिनेंट हो गया ना जी, ऐसा तो नहीं कर सकते आप।
अगर एफ ऑफ ए आपका जो फंक्शन है लिमिट रखने पे इनडिटर्मिनेंट हो रहा है तो भाई ये तो नहीं होगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो नहीं करोगे, ठीक है। तो मैम क्या करें, चलो फैक्टराइज करके देखते हैं। ये क्या है जी, लिमिट x टेंड्स टू 3। इसको देख के तो यार मुझे क्लास 7th की याद आ रही है। मैम क्यों? क्योंकि क्लास 7th में ये पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज एक्स माइनस ए, है ना, एंड दिस इज एक्स प्लस ए। चलो भाई फैक्टराइज करते हैं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस 3, क्योंकि 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना, एंड दिस इज x प्लस 3। और यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे है x माइनस 3, ठीक है। क्या देख रहे हो आप फैक्टराइज करने के बाद? मैम समस्या उड़ रही है, तो समस्या उड़ रही है तो उड़ा दो इसको। तो आपके पास इनको उड़ाने के बाद क्या आता है जी, लिमिट x टेंड्स टू 3, है ना जी, एंड x प्लस 3 रख दो, लिमिट रखो यहाँ पे x की जगह पे 3, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। समझ में आया क्वेश्चन? तो अगर मान लीजिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पे आपका एफ ऑफ ए इनडिटर्मिनेंट हो रहा है, 0/0 फॉर्मेट का हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टराइज कर देंगे, जो समस्या है उन्हें उड़ा देंगे और फिर जाके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके आती हूँ तो देखो कितना बड़ा दुख आ जाएगा मेरी जिंदगी में। अगर मैंने यहाँ पे लिमिट रख दी, x की जगह पे 0 रख दिया ना मैंने, तो पता है क्या होगा आपको, यहाँ पे अगर x की जगह पे 0 रखा, दिस इज 1, यहाँ पे x की जगह पे 0 रखा 1, ओ भाई यहाँ पे x की जगह पे 0 रखा तो 0, फिर से ये इनडिटर्मिनेंट हो रहा है ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो नहीं करेंगे मैम। तो क्या करें मैम, फैक्टराइज भी नहीं कर सकते, रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज कैसे करते हो मैम, अरे लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। कैसे करेंगे रैशनलाइज, जो न्यूमरेटर में लिखा है ना ऊपर नीचे इंटू कर दो, किससे, सेम इससे, बस यहाँ पे प्लस का निशान होना चाहिए, ठीक है। आओ इसे रैशनलाइज करते हैं अपन। तो रैशनलाइज करेंगे, ये बनेगा अपने पास 1 प्लस एक्स, रूट में यहाँ माइनस है, बीच में प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 माइनस एक्स, ऊपर भी ये नीचे भी सेम ये, क्योंकि मैथ से यार बैलेंस तो होना चाहिए, है ना जी, क्लियर है सबको। तो ये आपको यहाँ तक कुछ ऐसा मिल गया, ठीक है, हमने रैशनलाइज कर दिया। अब आप ये देखो ज़रा यहाँ पे, ये क्या है, a माइनस बी, अच्छा a प्लस बी, कुछ ऐसा लग रहा है ना ये, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप का, और ये तो यार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना जी। तो चलो लगा देते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास, 1 प्लस एक्स, क्योंकि रूट है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट तो उड़ जाएगा, ठीक है। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स ओनली, और डिनोमिनेटर में आपके पास है x ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म है तो ऐसा ना ब्रैकेट बना लेंगे आप लोग इधर, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, दिस इज अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन देखो, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो साइन है इसके बदल जाएंगे, क्योंकि बाहर नेगेटिव है, तो ये बनेगा -1 एंड प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 माइनस 1 तो जा रहा है ना, और आपके पास सिर्फ प्लस एक्स और प्लस एक्स यानी कि 2x आ रहा है, +1 -1 चला गया, x प्लस एक्स 2x हो गया। फिर आप ये देख रहे हो कि यार ये वाला x और ये वाला x तो कैंसिल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर एक काम करो, इसमें आप x की जगह पे ज़रा लिमिट रख दो। अगर मैंने x की जगह पे यहाँ पे 0 रख दिया तो मेरे पास क्या आएगा, 2 अपॉन x की जगह पे 0 रखा, सो रूट वन मतलब 1 प्लस x की जगह पे 0 रखा, रूट वन मतलब 1, और 1 प्लस 1 क्या हो जाता है जी, 2 हो जाता है। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास आंसर इसका 1 आ रहा है। तो कभी कभी ना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करती x की जगह पे 0, तो यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस 1 अपॉन 0 यानी 0/0 आता, तो ये तो गलत हो जाता, ठीक है। तो अगर 0/0 फॉर्म हो रहा है, आप चाहे फैक्टराइजेशन लगाएं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, या फिर आप रैशनलाइजेशन लगाएं, ठीक है। यहाँ तो खैर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता था, तो हमने रैशनलाइजेशन किया, और रैशनलाइजेशन करने के बाद जो समस्या है वो चली जाती है, फिर आप अपना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा देते हो और आप जाके अपना आंसर निकाल लेते हो।
अब कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे ना तो फैक्टराइजेशन लगता है ना ही आपका रैशनलाइजेशन होता है, और क्वेश्चन जो होता है मेरा वो 0/0 फॉर्मेट का हो जाता है। तो यार ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? जब ये दोनों मेथड्स नहीं लग रहे ना, तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स होती हैं। इन इंपॉर्टेंट लिमिट्स के फॉर्मूले को आप याद कर लो, ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न का दिखे तो ऐसे सॉल्व करना है, ये उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। इन लिमिट्स को हमें याद करना है, और यही लिमिट्स जो अब मैं आपको दे रही हूँ याद करने के लिए, ये क्लास 12th में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जब आप कंटिन्यूटी पढ़ोगे। क्लियर है? ओके। अभी तक तो बस हमने एक बार डिस्कस कर लिया कि कैसे कैसे लिमिट निकालते हैं। अब जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मुलेज आपको कंठस्थ कर लेने हैं, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। अगर इस तरीके का कोई सवाल है तो इसका आंसर क्या होता है? n a की पावर n माइनस 1, ठीक है। ऐसा दिखना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। इधर a है, इधर a है, लिमिट में a है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, यहाँ पे दोनों की पावर सेम होना चाहिए। एकदम ऐसा फोटो खींच लो अपने दिमाग में, अगर इस पैटर्न का दिख रहा है तभी ये फॉर्मूला इसका आंसर होगा, n a की पावर n माइनस 1, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। अगर इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन है जिसका लिमिट मुझे इवेल्युएट करना है, और लिमिट कहाँ टेंड कर रही है? 0 की तरफ। यहाँ पे अगर लिमिट बदल जाएगी तो क्वेश्चन ऐसा सॉल्व नहीं होगा, फिर इसका आंसर ये नहीं होगा। तो ये लिमिट भी आपको याद रख लेनी है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। जो x यहाँ है वही x यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो इसका जो आंसर होता है इट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये log a होता है। इसके बाद आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की होल पावर 1 बाई x, इसका आंसर e होता है। इनको सिर्फ आपको ना याद कर लेना है। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर है जी? 1 के बराबर है। इसमें से अगर मान लो ना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक ये वाला फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये, ठीक है। इन तीनों को तो याद कर लो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है और ये है, बाकी सब देख लो एक बार, ठीक है। तो ये लिमिट के फॉर्मूलेज आपको ना याद होने चाहिए। फिर ये तो बहुत सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स कितना होता है? 1। यहाँ पे याद रखिएगा, जो यहाँ एंगल है वैसा ही x यहाँ होना चाहिए, और यहाँ लिमिट हमेशा 0 की तरफ टेंड करती है, ठीक है। ये चीज़ है, ये ना फोटो खींचना है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन पावर है, ये आपको ध्यान में रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स क्या होता है? 1। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन एक्स क्या होता है जी? 1 होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉज x अपॉन एक्स आपका 0 होता है। ये आपको याद करना है, ठीक है। बहुत सारे नहीं है, 3 यहाँ पे हैं, ठीक है, और ये 2-3 यहाँ के, तो 6 फॉर्मूलेज आप अच्छे तरीके से बस याद कर लो। क्लियर है सबको? ये इंपॉर्टेंट लिमिट्स हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो लिमिट के ऊपर अगर मैं आपको बताऊँ ना, ऊपर से आपको बस ये छोटे छोटे जो लिमिट्स के फॉर्मूलेज हैं बस इनको याद रखना है, ठीक है। इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको बता दिया, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है वो आपको बता दिया, तो सारे फॉर्मूलेज आप याद करेंगे। अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकालने का जो ये प्रोसेस है उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स हमें पता है क्या होता है। अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स से, डी वाई बाई डी एक्स से, वाई डैश से, या फिर y1 से। तो डेरिवेटिव कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? एफ डैश एक्स से, डी वाई अपॉन डी एक्स से, वाई डैश से, या फिर y1 से। इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन है डेरिवेटिव का, ठीक है। अब आते हैं कुछ फॉर्मूलेज। हमने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन में बड़े सारे फॉर्मूलेज याद किए। ये फॉर्मूलेज कंठस्थ कर लो, क्योंकि 12th क्लास में ना फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं, हर चैप्टर में फॉर्मूलेज मिलेंगे आपको, तो इसीलिए अभी से याद करना है। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक्स का ही फंक्शन है, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? किस किस को याद है? एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होगा? शाबाश, एन जंप करके बाहर आएगा
और x की पावर में जो n है वो 1 से कम हो जाएगा, दैट इज n x की पावर n-1। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का बता दो, ये बहुत मायने रखता है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो और जो फंक्शन है उसका वेरिएबल क्या है। ये दोनों का वेरिएबल सेम है तो ज़िंदगी आसान है। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि 12th क्लास में आपको वेरिएबल्स भी थोड़े अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए अभी 11th को, जब भी 11th में पढ़ रहे हो ना, चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि यार एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स का ही फंक्शन है, ठीक है। सो ज़िंदगी आसान है, अभी डिफरेंशिएशन आसान है, 12th में भी आसान है, लेकिन ऑब्जर्वेशन से पढ़ना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या होगा? ये जो 2 है जंप करके बाहर आ जाएगा और x की पावर 2-1 मतलब 2x आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। क्या आप लोग मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x बता सकते हो? हाँ मैम, बिल्कुल बता सकते हैं। मैम हम जानते हैं बेसिकली आप हमसे पूछ रहे हो x की पावर हाफ का डेरिवेटिव, क्योंकि रूट का मतलब होता है हाफ पावर, तो ये क्वेश्चन उसके जैसा ही बन गया है। मैम यहाँ पे जो ये हाफ है जंप करके बाहर आएगा, x की पावर में से हाफ में से 1 माइनस कर दो, क्योंकि x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n-1 होता है। यहाँ पे x की पावर हाफ है, हाफ जंप करके बाहर आ गया, x की पावर हाफ-1। हाफ-1 क्या होता है जी? माइनस हाफ होता है। तो इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/2 रूट x। ये नेगेटिव पावर थी, मैं डिनोमिनेटर में लेकर आ गई। इसको कैसा लिखती है? एक स्टेप अगर पीछे और जाऊं तो दिस इज हाफ x की पावर हाफ, ऊपर नेगेटिव नीचे में पॉजिटिव लेकर आ गए। फिर हाफ तो बेचारा चुपचाप बैठा है और ये जो रूट, ये जो हाफ है इसको हमने रूट में लिख दिया, क्योंकि हाफ का मतलब रूट होता है। क्लियर है ना? पावर में अगर हाफ है तो रूट है ना जी। सो कुल मिला के डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या है जी? 1/2 रूट एक्स है। मैं तो 12th वाले बच्चों को कहती हूँ, आप x की पावर n का डेरिवेटिव याद करते हो, n x की पावर n-1, आप रूट x का भी डेरिवेटिव याद कर लो। इससे क्या होता है ना, चेन रूल में क्वेश्चन बड़े आसान लगते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग रूट x का डेरिवेटिव याद करोगे, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्या है रूट x का डेरिवेटिव? 1/2 रूट x, ठीक है, और कैलकुलेट करना तो आता ही है, ठीक। क्लियर है? सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x? 1/2 रूट x, ठीक है। अब कुछ भी कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है अंडा, दैट इज 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 4, तो आप चिल्ला के कहोगे 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, ठीक है। क्लियर है? चलो जी, साइन x का डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हो, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा? सही आंसर बताएंगे, प्लस कॉज x या माइनस कॉज x? बिल्कुल सही जवाब, प्लस कॉज x। साइन x का डेरिवेटिव कॉज x होता है। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है मैम प्लस माइनस में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है? अगर ऐसा कुछ है तो सुनो, डिफरेंशिएशन में जब भी आपका क्वेश्चन c से स्टार्ट हो तो उसका आंसर नेगेटिव से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ है? s से, ठीक है, c से तो नहीं हुआ, पॉजिटिव होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x, क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ है? c से, तो आंसर किससे स्टार्ट होगा? नेगेटिव से, तो इसका आंसर माइनस साइन x होगा। अब ठीक है, सो डिफरेंशिएशन में जब भी आपका सवाल c से स्टार्ट होता है तो उसका आंसर नेगेटिव में आएगा। मैम c से तो कांस्टेंट भी आ रहा है, अरे यार कांस्टेंट तो मैंने लिख दिया है, वहाँ पे आप k ले लेना, 4 ले लेना, 5 ले लेना, 6 ले लेना, ठीक है। क्लियर है? चलो जी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या हो गया? माइनस साइन x हो गया। a टू दी पावर x का डेरिवेटिव, पता नहीं बच्चे क्यों इग्नोर करते हैं इसको, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है जी? a टू दी पावर x log a बेस में e, ठीक है। फिर आते हैं tan x का डेरिवेटिव, याद है किसी को tan x का डेरिवेटिव? tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। फॉर्मूले को एकदम देखो, ऑब्जर्व करो अच्छे से, अभी चेन रूल पढ़ाऊंगी ना तो मजा आएगा। tan x का डेरिवेटिव क्या है जी? sec स्क्वायर x। cosec x का डेरिवेटिव, क्वेश्चन c से स्टार्ट हो रहा है, आंसर नेगेटिव से स्टार्ट होगा, तो माइनस cosec x cot x, ठीक है। cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? c से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव तो आएगा, माइनस cosec स्क्वायर x, राइट। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव इज e टू दी पावर x, और ये फॉर्मूला मुझे बहुत पसंद है, पता है क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला यही है, इसके इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला यही है, ठीक है। सो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव इज e टू दी पावर x। इस पेज पे लिखे सारे फॉर्मूलेज याद हो गए? पक्का? चलो ठीक है।
फिर आगे चलते हैं, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। ये जितने भी फॉर्मूलेज आपको बताए अभी, ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है जी। चलो, और नहीं है याद तो अभी अपने कॉपी में लिख के याद करो। अब बात करते हैं एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो ये u v है ये x के फंक्शन है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ के यू, यहाँ पे के आपका कोई स्केलर है, तो के यू का डेरिवेटिव क्या होगा जी, स्केलर जो है वो जंप करके बाहर चला जाता है, सिर्फ ये जो u बैठा है आप इस u का डिफ्रेंसिएशन करते हो। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि मुझे डिफ्रेंशिएट करना है 4x को, यानी मुझे डिफ्रेंशिएट करना है 4x को, तो मैंने अपना सवाल लिखा। डेफिनेटली जब क्वेश्चन में नहीं मेंशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ही है, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4x बताना है। मैंने कहा 4 तो स्केलर है, इसको उड़ा दो डिफ्रेंशिएशन के साइन के बाहर और यहाँ पे सिर्फ x रख दो, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा जी, x की पावर 1 है ना। हम सब जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर n x की पावर n-1 होता है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 तो चुपचाप बैठा है, 1 जंप करके बाहर आया, x की पावर 1-1 तो 0 होता है। किसी की भी पावर 0 क्या होता है जी, कौन बोला 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पे याद रखना x का डेरिवेटिव 1 होता है। सो 4 × 1 इज नॉट 41, इट इज़ 4। क्लियर है सबको। तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया। तो अगर कोई स्केलर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, स्केलर को आप बाहर ले जाइए और फिर अपने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो। सो दिस इज पहला वाला एलजेब्रा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन, अगर कोई फंक्शन आपके ऐसे ना प्लस माइनस में है और फिर आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप क्या करें, सबसे पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, प्लस माइनस कर दो, फिर जाके आप अपने दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, मतलब ये चाहते हैं कि मैं dy/dx ऑफ क्या बता दूं इन लोगों को, 3x² + 2x - 5 बता दूं। मैंने कहा ठीक है बता देंगे। तो ये जो डेरिवेटिव है ये हर एक टर्म का है, यहाँ पे जितने भी टर्म्स लिखे हैं ये डेरिवेटिव हर एक टर्म का है, तो हर एक टर्म को डेरिवेटिव दे देते हैं। सो दिस इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3x² प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x, ठीक है, फिर माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5। क्लियर है सबको, ऐसा लिख दिया मैंने, ओके जी, डन। अब ये स्केलर है, बाहर रख दो आप। सो दिस इज 3 डिफ्रेंसिएशन ऑफ x², फिर प्लस स्केलर है, बाहर रख दो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5। यार 5 तो बेचारा कांस्टेंट है ना मैम, स्केलर को बाहर क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका कोई वेरिएबल थोड़ी है, अकेला ही तो है बेचारा। 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, अंडा होता है। अच्छा सुनो मेरी बात, ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ऐसा एक एक स्टेप 12th में सब डायरेक्ट करोगे आप, ये अभी सीख कर आए हो ना नया नया, इसलिए अपन इस तरीके से लिख रहे हैं। 12th में नहीं लिखूंगी मैं ये सारी चीज़ें, डायरेक्ट करेंगे डिफ्रेंशिएट, ओके। सो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन हमारे पास फॉर्मूला है, 3 चुपचाप बैठेगा यहाँ पे, वही x की पावर n वाला फॉर्मूला, n x की पावर n-1, तो 2 जंप करके आया बाहर, x की पावर 2-1, x की पावर 2-1 तो यार 1 होता है ना जी, और 3 × 2 तो 6 होता है, तो ये क्या आया 6x आया। x का डेरिवेटिव अभी याद कराया था 1, सो 2 × 1 इज 2 ओनली। कांस्टेंट है 5, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अंडा, तो बस इसका आंसर कितना आया 6x + 2। ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन प्लस माइनस में है, डिफ्रेंसिएशन कंबाइन करके बोला है, आप एक एक को अपना अपना डिफ्रेंसिएशन दे दो, अपना अपना डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिफ्रेंसिएशन में आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल सीखा था। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, मैं तो जनरली बच्चों को ऐसे याद कराती हूँ कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 फंक्शन अगर इनटू में है ना, ऐसा प्रोडक्ट में है, तो आप ऐसा याद करने की जगह फर्स्ट सेकंड में याद करो, यूवी में ना कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल मैं आपको ऐसे याद कराती हूँ फर्स्ट सेकंड में, ठीक है। सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड है, तो डिफ्रेंसिएशन क्या होगा इसमें, फर्स्ट बाहर ले लो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड बाहर ले लो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। एक को बाहर लो, एक को डिफ्रेंशिएट करो, वो एक कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा याद रखो, एक को बाहर दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, प्लस दूसरे को बाहर पहले का डिफ्रेंसिएशन। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं इसको, इससे डिफ्रेंशिएट करना है मुझे, तो सबसे पहले मैंने लिखा dy/dx ऑफ x e⁻ x, ठीक है। मैंने कह दिया चलो यार ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है,
ठीक है, तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट को बाहर रखा, दूसरे को मैंने कर दिया डिफरेंशिएट, प्लस अब ये हो चुका है तो इसको बाहर रखो, पहले को कर दो डिफरेंशिएट। आप यहाँ पे फॉर्मूला इंटरचेंज कर सकते हो, पहला दूसरा कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्योंकि एडिशन है, ठीक है, किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा ले सकते हो, ठीक। चलिए जी, सो दिस इज x, e की पावर x का डेरिवेटिव भैया e टू द पावर x ही होता है, प्लस e टू द पावर x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है, तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ से e टू द पावर x कॉमन ले लो, ये रहा आपका फाइनल आंसर। दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। एनी समस्या, कोई दुख परेशानी तकलीफ हैरानी? प्रोडक्ट रूल याद रखिएगा कैसे होता है, पहला बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं क्वेश्चन रूल पे। क्वेश्चन रूल बड़े अच्छे से याद करेंगे आप, कैसे कि यार डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, यहाँ पे पहला दूसरा चेंज नहीं कर सकते, याद करना पड़ेगा, ऊपर पहला है नीचे दूसरा है, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड, क्या फॉर्मूला है, सेकंड, एकदम कंठस्थ करो, सेकंड बोलो साथ में, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड और सेकंड का स्क्वायर। सो दिस इज क्वेश्चन रूल, इसे क्वेश्चन रूल कहते हैं। ये तब लगता है जब फंक्शन डिवीजन में होते हैं। तो क्या फॉर्मूला है आपके पास, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ऐसे ही याद करना है इसको आपको। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, चलो आओ इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहे हैं, हमने कहा ठीक है पहले सवाल लिख लेते हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन x चाहिए, हमने कहा ठीक है नो समस्या, ऊपर वाला पहला नीचे जो लिखा है वो दूसरा, लगा दो फटाफट क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल लगाओगे तो कैसे लिखोगे जी, सेकंड ओके डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, माइनस फर्स्ट, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, अच्छा, डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, और अच्छा, क्लियर है सबको। चलो आ जाओ आगे, x e टू द पावर x का डेरिवेटिव, जो बाहर लिखे इनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जो ये dy बाई डी के अंदर है ना उनका ही डिफरेंशिएशन होगा। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x माइनस दिस इज e टू द पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में एक ही होता है, एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ से e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, दिस इज x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ये आपके सवाल का आंसर आ रहा है, एंड दिस इज नोन एज क्वेश्चन रूल। ऐसे ही याद करना, ये याद रखोगे आप। जब मैं आपसे 12th में पूछूंगी ना प्रोडक्ट रूल क्या है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट बोलना होगा आपको। जब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज क्वेश्चन रूल, तो सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, ये एकदम कंठस्थ तो होना चाहिए। तो एक बार इसको याद कर लेंगे आप। अब आ जाते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव्स में, दैट इज चेन रूल। ये जिसको आ गया ना उसको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, चेन रूल पता है डिफ़िकल्ट नहीं है, और 11th क्लास में ये बहुत ज़्यादा आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप डिफरेंशिएशन में चेन रूल बहुत अच्छे से सीख कर आएंगे, ठीक है। चेन रूल पे जिसकी अच्छी कमांड है उसको 12th के कैलकुलस में कोई भी दुख तकलीफ परेशानी हैरानी नहीं होगी, ठीक है। तो चेन रूल को स्ट्रॉन्ग करना है। अब चेन रूल को स्ट्रॉन्ग हम कैसे कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर्मूलेज याद रखो। डिफरेंशिएशन के अभी जो इतना लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज आपको दिए थे ना, उन फॉर्मूलेज को कंठस्थ कर लो, ठीक है। कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x है, a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x log a है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x है, x का डेरिवेटिव 1 है, x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n-1 है। जिसको ये फॉर्मूलेज याद है वो चेन रूल जल्दी जल्दी सीखते हैं। आओ सीखें अपन भी फटाफट। वेरी सिंपल। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, जो मुझसे कह रहे हैं कि यार साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बता दो, मैंने कहा ठीक है सवाल लिख लेते हैं। पहले मेरा सवाल है कि यार एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई होता है, बच्चा बच्चा जानता है। वाई इज इक्वल टू क्या लिखा है, साइन एक्स क्यूब लिखा है। मुझे ना इसको डिफ्रेंशिएट करना है। मैंने कहा ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है ना। इसको ऐसा लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने अपना ये डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से बना दिया। अब मुझे सोचना है कि यार इसका डेरिवेटिव कैसे करूँ यार। फिर मैंने आपसे क्या कहा था, चेन रूल उस बच्चे को इजी लगेगा जिसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज याद है, ठीक है।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने आपको दिया उसमें ऐसा कोई फॉर्मूला था क्या? साइन एक्स क्यूब नहीं था ना, तो क्या था फॉर्मूला? साइन एक्स क्यूब नाम का तो कोई फॉर्मूला नहीं सीखा मैम, लेकिन मैम उस लिस्ट में ना ये वाला फॉर्मूला था। कौन सा? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स था मैम। अच्छा, क्या होता है बेटा? कॉस एक्स होता है। अच्छा जी, और आपको क्या डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहे हैं? आपको इस सवाल में डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहे हैं साइन एक्स क्यूब, और फॉर्मूला तो मैम ये सीखा है, ये कह रहे हैं। अच्छा, तो यार इस क्वेश्चन को इसके जैसा देखने में एक छोटी सी समस्या है। अगर मैं कंपेयर करूं अपना फॉर्मूला और इस क्वेश्चन को, तो इनमें डिफरेंस क्या है, समस्या क्या है, व्हाट इज समस्या इन दिस क्वेश्चन, जिसकी वजह से मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही। अगर साइन एक्स होता तो मैं कॉस एक्स कह के खुश हो जाती, अगले सवाल पे चलती। समस्या क्या है यहाँ पे? समस्या है एक्स क्यूब, क्योंकि साइन एक्स का फॉर्मूला सिखाया है मैम आपने साइन एक्स क्यूब नाम का कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया। वेरी गुड, तो यहाँ पे समस्या है एक्स क्यूब। समस्या को मन ही मन कैपिटल एक्स मान लो। समस्या को मन ही मन क्या मानोगे आप? कैपिटल एक्स मानोगे। ठीक है, तो समस्या को मन ही मन हमने कैपिटल एक्स मान लिया। ठीक है, दिस इज कैपिटल एक्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे आप? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कैपिटल एक्स। इसके जैसा बन गया ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइन कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा जी? साइन कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स तो आपने माना है, तो आपको चेन रूल लगाना है। मतलब क्या? आपको डिफरेंशिएट करना है अपने कैपिटल एक्स का। ओके, अब यहां पे जल्दी से आप लिखेंगे कॉस कैपिटल एक्स बेसिकली क्या था, उसको रख दो, दिस इज डिफरेंशिएशन, और यहां पे भी रख दो एक्स क्यूब। कैपिटल एक्स एक्स क्यूब था ना। अब इतना हो गया, अब हम सब जानते हैं यार, ये तो चुपचाप बाहर बैठा है, इसको कोई समस्या नहीं है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? इसका तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 बाहर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख लो आगे 3x स्क्वायर। लो बेटा, आंसर आ गया, लग गया चेन रूल। अब ये जो काम हमने किया ना, ये कैपिटल एक्स मान लो और ये वाली स्टेप, ये आपको एग्जामिनर को नहीं दिखाना है, ये सिर्फ आप और मैं जानते हैं। ये चेन रूल को समझने का ना सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहाँ पे हमने क्या कहा, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को देख के पहचानो कि व्हाट इज द समस्या। आपने इससे मिलता जुलता कौन सा फॉर्मूला सीखा है, उस फॉर्मूले को रखो, कंपेयर करो अपनी समस्या को, कैपिटल एक्स ले लो, साइन कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव कर दो, कॉस कैपिटल एक्स, आपने माना चेन रूल लगाना है, तो कैपिटल एक्स में चेन रूल लगाया, मतलब कैपिटल एक्स को फिर डेरिवेटिव किया, फिर एक्स जो कैपिटल है रिप्लेस कर दो, जो भी बेसिकली कैपिटल एक्स था, फिर डिफरेंशिएट करो, क्वेश्चन खत्म। दैट्स इट। ठीक है, अब एग्जामिनर को क्या दिखाना है वो देखो आप। एग्जामिनर को हम दिखाएंगे, सुनो जी, ये वाली स्टेप, ये रफ वर्क में करके एग्जामिनर को बस वो स्टेप दिखाएंगे। दिस इज कॉस एक्स क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। फिर तो हमको पता ही है, दिस इज कॉस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब ये यहाँ तो अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको आगे लिख दिया। लो, उड़ गया क्वेश्चन। किस किस को आ गया ये सवाल समझ में? दिस इज चेन रूल। और समझते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं। डेरिवेटिव निकालिए साइन क्यूब एक्स का। ठीक है, आपको ना यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, किसको जी? आपको डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे साइन क्यूब एक्स को। ठीक है, फिर से वही बात। अच्छा सुनो, ये जो साइन क्यूब एक्स है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं, कौन कौन इस बात को मानता है? ये आपने 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है। साइन क्यूब एक्स को ना मैं ऐसा लिख सकती हूँ, साइन एक्स की पावर 3। साइन क्यूब एक्स को मैं साइन एक्स की पावर 3 लिख सकती हूँ। ठीक है, साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स की होल पावर 3 में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली मुझे ये डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला सिखाया है क्या मैंने आपको? नहीं मैम। तो मैंने क्या सिखाया आपको? मैम आपने हमको ना ये बताया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 3 अगर हो तो वो आप निकाल सकते हो 3x स्क्वायर से, मतलब एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से। एक्स की पावर n का डेरिवेटिव इज n एक्स की पावर n माइनस 1। तो क्योंकि मैम ये कुछ इसके जैसा दिख रहा है हमको, है ना, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हम जानते हैं, इट इज 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? इस क्वेश्चन में हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स की होल पावर 3। ठीक है, तो यार मैम ऐसा तो कोई फॉर्मूला आपने सिखाया नहीं है कि साइन एक्स की होल पावर 3 हो तो उसका डेरिवेटिव बता दें हम।
लेकिन मैम डेफिनेटली आपने x की पावर n का फॉर्मूला सिखाया है, तो x की पावर 3 हमने बता दिया कि 3x स्क्वायर होता। मतलब मैम कहना ये चाहते हैं कि ये sin x इस क्वेश्चन में ना आपकी समस्या है। आप इस sin x को ना मन ही मन मैम कैपिटल X मान लो, जो भी समस्या है उसे कैपिटल X मानो। तो ये जो क्वेश्चन है, अब आप पता है इसको कैसे रीड करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल X क्यूब, और इसका डेरिवेटिव इसके जैसा हो जाएगा 3x स्क्वायर। आपने कैपिटल X माना है तो आपको डिफरेंशिएट करना है अपने कैपिटल X का भी। आपने अपनी समस्या sin x को मन ही मन कैपिटल X माना, तो आप अपने क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल X क्यूब की तरह पढ़ोगे। तो कैपिटल X क्यूब का डेरिवेटिव 3 कैपिटल X स्क्वायर, और क्योंकि आपने माना है तो चेन रूल लगाना है। चेन रूल से आपको अपने कैपिटल X का भी डिफरेंशिएशन करना है। ये तो हमको दिखाना नहीं एग्जामिनर को, है ना। हम क्या करेंगे अब, यार कैपिटल X जैसी कोई चीज़ तो थी नहीं, हमने माना है तो यहाँ पे कैपिटल X को हटा के जो भी वैल्यू थी वो दोबारा से रख देते हैं, और यहाँ पे भी जो हमारा कैपिटल X है उसकी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक। उठा के स्टेप यहाँ पे कॉपी करते हैं अपन। सो ये क्या आ रहा है जी, 3 यहाँ पे लिखा आपने sin x का स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ योर sin x। अब sin x का डेरिवेटिव तो हम सब जानते हैं, sin x का डेरिवेटिव तो cos x होता है, तो यहाँ पे हमने cos x लिख दिया। अब sin x का होल स्क्वायर, यार इसको तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ 3 sin स्क्वायर x cos x। लो जी, ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से चेन रूल लगाना है आपको। ठीक है, सबसे पहले साइन क्यूब x था, इसको मैं साइन x का होल पावर 3 लिख सकती हूँ, ये दोनों एक ही बात होती है। इसका कोई फॉर्मूला मैंने आपको नहीं सिखाया फॉर्मूले की लिस्ट में, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसके जैसा दिख रहा था इस टाइप का, तो मैंने कहा यार इस क्वेश्चन में अगर साइन x की जगह कैपिटल X होता तो कितना अच्छा होता। तो ये क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा हो जाता, डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल X का क्यूब। तो यार कैपिटल X का क्यूब इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं ऐसा लिख देती, लेकिन सिर्फ इतने पे नहीं रुकती, क्योंकि कैपिटल X मैंने माना है तो मुझे एक बार अपने कैपिटल X का भी डिफरेंशिएशन करना होता। अब ये कैपिटल X तो है, सब कुछ अपन ने माना, एग्जामिनर को नहीं दिखाना है, तो अपन ये वाली स्टेप एग्जामिनर को दिखाएंगे। कैपिटल X को रिप्लेस कर दो, फिर जो साइन x था उसको भी जाके हमने डिफरेंशिएट किया, दैट इज द आंसर। इस तरीके से चेन रूल से खेलना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझ में आएगा आप लोगों को। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर साइन x। e टू द पावर साइन x का डेरिवेटिव निकालना है। हमने कहा ठीक है जी, सो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, e टू द पावर साइन x। क्या मैंने आपको e टू द पावर साइन x ऐसा कोई डेरिवेटिव सिखाया है क्या? नहीं मैम। तो मैंने क्या सिखाया आपको? मैम आपने सिखाया है हमको फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, और इसका आंसर e टू द पावर x होता है, और इस क्वेश्चन में e टू द पावर साइन x है। दैट मीन्स मैम साइन x इज अ समस्या, आप मन ही मन इस साइन x को कैपिटल X मान लो। हमने कहा ठीक है जी। सो आपका कहना है कि जो मुझे e टू द पावर साइन x को डिफरेंशिएट करना है, ये साइन x समस्या है, साइन x की जगह कैपिटल X मान लो। तो ये क्वेश्चन आप कैसे पढ़ोगे? इस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरीके से पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर कैपिटल X। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव अगर e टू द पावर x है, तो e टू द पावर कैपिटल X का डेरिवेटिव क्या होगा? e टू द पावर कैपिटल X। फिर क्योंकि आपने माना है तो इतने में नहीं रुक जाना है, आपको चेन रूल लगाना है और कैपिटल X का डिफरेंशिएशन कर देना है बस। फिर क्या था? e टू द पावर कैपिटल X क्या है आपका? साइन x, यहाँ पे रखा आपने, दिस इज डिफरेंशिएशन, कैपिटल X क्या है आपका? साइन x। लो जी, अब चलते हैं जो स्टेप आपको एग्जामिनर को दिखाना है। ये तो पूरा रफ वर्क में हमने खुद समझा। अब एग्जामिनर को क्या बताएंगे अपन कि सुनो, वो जो लास्ट लाइन है ना, वो e टू द पावर साइन x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। अब साइन x का तो भैया डेरिवेटिव जानते हो, है ना। साइन x का डेरिवेटिव कर दो, क्या आ रहा है? cos x, एंड दिस इज e टू द पावर साइन x। ये लो बेटा, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, लग गया चेन रूल। ठीक है, इस तरीके से चेन रूल लगाना है। और एग्जाम्पल समझते हैं, आओ एक और क्वेश्चन लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट 10x। रूट 10x का क्या डेरिवेटिव होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ रूट 10x। क्या मैंने आपको ऐसा कोई फॉर्मूला सिखाया है? नहीं मैम। अच्छा ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया है? मैम आपने सिखाया है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x। रूट x का डेरिवेटिव मैम 1/2 रूट x होता है, और आपके इस सवाल में पता है क्या है? आपके इस सवाल में है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट 10x। अगर मैं कंपेयर करूं जो फॉर्मूला मुझे आता है और जो क्वेश्चन मेरा है, तो मेरे इस क्वेश्चन में समस्या क्या है? 10x है। तो मैंने मन ही मन इस 10x को क्या ले लिया जी? इस 10x को मैंने मन ही मन कैपिटल X ले लिया। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ने लगूंगी? मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पढ़ने लगूंगी।
तो रूट कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट कैपिटल एक्स, क्योंकि आपने माना है तो इतने में नहीं रुकना है, वरना इसमें और इसमें अंतर क्या होगा, राइट। तो आप क्या करेंगे, फिर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे अपने कैपिटल एक्स का, और कैपिटल एक्स क्या है आपका, आप रिप्लेस कर देंगे, दिस इज 1/2 रूट कैपिटल एक्स इज 10x, और यहाँ पे भी डिफ्रेंसिएशन ऑफ x में कैपिटल x क्या है जी आपका 10x, ऐसा रिप्लेस कर देंगे। ये आपने समझा। अब आपने जो समझा, फाइनल स्टेप जो आपको मिल गई, वो जाके आप एग्जामिनर को दिखा देंगे। आप यहाँ लिखेंगे दिस इज 1/2 रूट 10x, और उसके बाद आपने डिफ्रेंशिएट करना है अपने 10x का। तो जो लास्ट स्टेप हमारी फाइनल स्टेप आई, वो हमने एग्जामिनर को दिखाना है। कैपिटल एक्स वाली कोई स्टेप नहीं बताना है एग्जामिनर को, ठीक है, ये सिर्फ अपने आप को समझाने के लिए ये काम करते हैं अपन, ठीक है जी। अब 10x का तो डेरिवेटिव जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है तो लगा दो, 10x का डेरिवेटिव इज sec² x 2 रूट 10x, जो लिखा था उसको कॉपी कर दिया। ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। कुछ चेन रूल क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव, साइन रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है मुझको। सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ, यहाँ पे लिखोगे आप साइन रूट एक्स। क्या साइन रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन आता है? नहीं मैम, नहीं आता है। तो किसका डिफ्रेंसिएशन आता है मैम? डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स आता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है। आपने सवाल में पूछा है डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन रूट एक्स, यानी मैम इस क्वेश्चन में जो रूट एक्स है दैट इज अ समस्या, समस्या को ले लो कैपिटल एक्स, क्वेश्चन को पढ़ोगे आप साइन कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव। तो मैम साइन कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस कैपिटल एक्स, क्योंकि आपने माना है तो चेन रूल लगाना है कैपिटल एक्स में, ठीक है। अब ये जो स्टेप है भैया, कैपिटल एक्स क्या था, रिप्लेस कर दो। सो दिस इज कॉस, कैपिटल एक्स था रूट एक्स, यहाँ पे भी आप कैपिटल एक्स को रिप्लेस कर देंगे रूट एक्स। अब ये वाली स्टेप उठा के एग्जामिनर को दिखाओगे आप, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे दिस इज डी बाई बाई डी एक्स, क्या सॉरी क्या आंसर आया अपना, कॉस रूट एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स। अब रूट एक्स का तो भैया डेरिवेटिव जानते हैं अपन सब, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/2 रूट एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा है उसे कॉपी कर दो। ये आ गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर, उड़ा दिया आपने चेन रूल, ठीक है। तो फॉर्मूलेज याद है, फिर अपने सवाल में और कोई फॉर्मूले में आप देखो कि क्या कौन सा फॉर्मूला उठा सकते हो। साइन रूट एक्स से मैंने साइन एक्स को उठाया, रूट एक्स समस्या थी कैपिटल एक्स माना, तो साइन कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव कॉस कैपिटल एक्स, आपने माना चेन रूल लगाना है, डिफरेंशिएशन किया कैपिटल एक्स का, फिर कैपिटल एक्स को रिप्लेस कर दिया। ये वाली स्टेप एग्जामिनर को दिखा के रूट एक्स का तो भैया डेरिवेटिव जानते हो, तो इस तरीके से आपको चेन रूल से खेलना है। तो क्लास 11th में आपने जो डेरिवेटिव सीखा है उसमें आपको प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, इसके साथ ये चेन रूल और डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूलेज, इतना आपको याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चेन रूल, चेन रूल पे अच्छे से आप लोग कमांड बना लीजिए, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन अब मैं आपको दे देती हूँ, आप सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ना आंसर बताना है, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर का, इसका क्या डेरिवेटिव होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x, इसका क्या डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में आप देंगे, राइट। चेन रूल अच्छे से समझें, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए इनको अच्छे से सुनना है, प्रैक्टिस करना है, ये 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। इतना पढ़ लो, इतना ही चीज़ें हैं जो हमको 11th से 12th के लिए चाहिए। फिर 12th में फिर से एक बार आपको चेन रूल पक्का करा दूंगी, लेकिन एक बार यहाँ से चीज़ें पढ़ के आपको ज़रूर रखना है। इसके साथ स्टूडेंट्स हम लोगों का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्लास 11th का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो जितने भी कंसेप्ट्स थे सब डिस्कस कर लिया है। अब अगर मान लीजिए आपको कोई वीडियो लेक्चर नहीं मिलता है तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी पढ़ना चाहते हो बस उसके लिंक पे कर देना क्लिक और टीचर्स आपको मिल जाएंगे पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।